जय द्वारिकाधीश। हमें इस वक्त भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में, और आप जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे भगवान श्री कृष्ण का ये द्वारिकाधीश मंदिर है, और हमारे जस्ट सामने वाली साइड है गोमती नदी, और गोमती नदी के तट पर स्थित है भगवान श्री कृष्ण का द्वारिकाधीश मंदिर। आज हमने यहाँ पर मॉर्निंग में दर्शन किए। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर राजा स्वरूप में दर्शन होते हैं। आपकी जानकारी के लिए मंदिर के टाइमिंग सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक मंदिर खुला रहता है। उसके बाद भगवान के शयन का समय होता है और मंदिर शाम को 4 बजे से फिर रात को 9:30 बजे तक के लिए खोला जाता है। मंदिर में 11 बार पट लगाए जाते हैं, जिसमें भगवान को 11 बार भोग लगाया जाता है। और आप मंदिर के ऊपर देख रहे 52 गज की ये ध्वजा दिन में कम से कम 4 से 5 बार बदली जाती है। सुबह के समय जब मंदिर खुलने से लेके दोपहर मंदिर बंद होने तक 3 से 4 बार ध्वजा को चेंज किया जाता है। तो इस तरीके से डेली ये क्रम चलता रहता है। अभी हम आपको मंदिर के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। मंदिर में किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि मोबाइल, कैमरा, स्मार्ट वॉच ये सब ले जाना वर्जित है। मंदिर के बाहरी क्लॉक रूम की सुविधा है, निःशुल्क क्लॉक रूम, जहाँ पे आप अपने सारा सामान एक बैग में करके आप जमा कराते हैं। यहाँ पे लेडीज़ के लिए हैंड बैग भी ले जाना वर्जित है। आप सिर्फ अंदर कैश या छोटे वॉलेट ही अपने साथ कैरी करके अंदर जा सकते हैं। उसके बाद में जब आप मंदिर में अंदर दर्शन करने जाएंगे, आपको ज़्यादा समय दर्शन करने के लिए नहीं दिया जाएगा। फटाफट आपको दर्शन करने होते हैं, एक एक करके लाइन बराबर चलती रहती है, क्योंकि अंदर भीड़ लगने की संभावना होती है। यह मंदिर 4 धामों में सुप्रसिद्ध एक धाम है और आपको यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए भगवान की प्रतिमा मंदिर के बीच में स्थित है। बाईं तरफ बलदाऊ जी का मंदिर है। भगवान के दाईं तरफ पुत्र और पौत्र प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जी के दर्शन होंगे। तो ऐसा कुछ मंदिर में आपको अंदर दर्शन करने के लिए मिलता है। और मंदिर में आप जब दर्शन करने जाएंगे तो आपको ज़्यादा देर खड़े नहीं रहने दिया जाएगा। आपको मात्र 2 से 3 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको भगवान के मुख्य प्रतिमा के दर्शन करने होंगे। यहाँ हमने भगवान के राजा स्वरूप के दर्शन किए, क्योंकि भगवान यहाँ पे राजाधिराज द्वारिकाधीश के रूप में यहाँ पे विराजित है। भूमि राजा रेवतक, जो रेवती जी के पिता थे, उन्होंने बलराम जी को दान में दी थी, और इसी स्थान पर द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। विवाह के बाद पहली बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी से मिलने आ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी उनको लेने के लिए गए थे, और रास्ते में देवी रुक्मणी को प्यास लगी, परंतु दुर्वासा ऋषि का ये कथन था कि जब तक मैं द्वारिका ना पहुंच जाऊं, तब तक आप कुछ भी, एक जल का एक बूंद भी आप ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि देवी रुक्मणी को बहुत प्यास लगी थी और उनसे रहा नहीं जा रहा था। दुर्वासा ऋषि से छुपकर भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह अपने अंगूठे से धरती से गंगा जी को प्रकट किया और देवी रुक्मणी की प्यास बुझाई। जब दुर्वासा ऋषि को इस बारे में पता चला, भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी को जल पिलाया, तो उन्होंने श्राप दिया कि द्वारिका की इस भूमि पर कभी भी ना तो खेती होगी और ना ही मीठा पानी यहाँ कहीं मिलेगा। यह पूरी कथा है द्वारिका धाम से रिलेटेड और द्वारिकाधीश मंदिर की। द्वारिका जी में इस वक्त हम दर्शन करने के लिए आए हैं श्री ब्रह्मकुंड के। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, और इस ब्रह्मकुंड के पीछे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। और ये ब्रह्मकुंड लगभग द्वापर युग के समय का है। चल के पहले दर्शन करके आते हैं, नीचे चलते हैं, और वहीं चल के मैं आपको इस ब्रह्मकुंड से रिलेटेड जो इसकी कथा है वो आपको बताऊंगा। काफ़ी सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, नीचे छोटे से कुंड या आपका सरोवर कहते हैं, और यहाँ पर काफ़ी पुराना ये वृक्ष है। लगभग ये मुझे लग रहा है पीपल का वृक्ष होगा, पत्तियाँ देख के तो ऐसी लग रहा है। और ये द्वापर युग के समय का है। इसके बारे में कथा है कि एक समय ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए कुछ ग्वालों को इस जगह पर छुपा दिया था, और बाद में भगवान कृष्ण स्वयं इस स्थान पर आए। उन्होंने ब्रह्मा जी को अपने साक्षात रूप के दर्शन किए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर, इसी सरोवर में स्नान भी किया, और उसके बाद इस जगह का, इस स्थान का नाम पड़ा ब्रह्मकुंड। तो ऐसी ये कथा मुझे कहीं पे पढ़ने पे पता चला इस ब्रह्मकुंड के बारे में। तो ये जस्ट आपको द्वारकाधीश मंदिर के जस्ट बैक साइड में, जब आप गोमती नदी की तरफ जाने लगेंगे तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो एक बार आप ब्रह्मकुंड में आके
दर्शन करके ज़रूर जाइएगा। अभी इस वक्त हम लोग दर्शन करने आए हैं श्री संगम नारायण मंदिर में। ये भगवान विष्णु जी का मंदिर आप देख रहे हैं मेरे पीछे। और इस मंदिर में जैसे बोर्ड भी लगा कि यहाँ पे कोई प्राचीन गुफा का द्वार है और प्रवेश द्वार यहाँ पर है। चल के बाद पहले यहाँ पे दर्शन करते हैं और इसी स्थान पर संगम होता है गोमती नदी और अरब सागर का। वो संगम स्थान भी आपको भी दिखाएंगे। पहले चलते हैं मंदिर में अंदर दर्शन करके आते हैं। अभी आप ये नीचे देख रहे हैं, ये आपका पूरा गोमती नदी है और गोमती नदी में क्योंकि यहाँ पर अरब सागर का पानी यहाँ से मिलता है, इसीलिए कलर आप देखोगे पानी का तो हल्का सा यहाँ पे आपको हल्का सा हरे रंग का पानी देखने के मिलेगा और उस तरफ हल्का सा नीले रंग का पानी देखने के लिए मिलता है। और यही संगम स्थान है जहाँ पर जिस जगह गोमती नदी और अरब सागर का संगम होता है। ये मेरे पीछे आप देखो, ये है मेन आपका संगम स्थान। इस जगह पर यहाँ से देखो, यहाँ पे एक लाइन सी दिख रही होगी लहर की बनते हुए। इसके इस तरफ में ये सारा अरब सागर है और यहाँ से गोमती नदी का पानी इसी स्थान पर ये पूरा मिलता है। यहाँ से पता नहीं आपको कैमरे में साफ दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे पानी का रंग देखेंगे, हल्का सा यहाँ पे मटमैले कलर का पानी आपको दिख रहा है और यहाँ देखो हल्का सा ना ये नीले कलर का पानी है। तो यहाँ पर ये गोमती नदी का पानी और अरब सागर का जो पानी है, दोनों यहाँ पे मिलते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे और दोनों का कलर भी आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं शिवराजपुर बीच, जिसको द्वारिका का ब्लू फ्लैग बीच भी कहा जाता है। और बेसिकली दो टाइप की कैटेगरी होती है, ब्लू फ्लैग बीच और येलो फ्लैग बीच। ब्लू फ्लैग बीच किस लिए दिया जाता है, किस कैटेगरी के दिया जाता है, वो कुछ देर बाद हम आपको बीच पे चल के बताएंगे। बाकी आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, यहाँ का मेन पार्किंग एरिया है। अगर आप बस से आते हैं, प्राइवेट बस या आपकी टैक्सी बुक करके आते हैं या ऑटो बुक करके शेयरिंग में आते हैं, तब आपको उनके पार्किंग में ड्रॉप करेंगे और रिटर्निंग में जाने के लिए भी आपको टैक्सी वगैरह और ऑटो वगैरह इनसे मिल जाएगा। मेन एंट्री इधर है। बीच के पास इतनी धूप है कि यहाँ पर शेड्स लगाने पड़े हैं। नॉर्मल अगर आप स्पेक्स पहन के आते हो, नंबर वाले जो होता है अगर आप यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। और यहाँ पे आसपास दुकानें भी है काफ़ी, तो अगर जूस वगैरह पीना है, मैगी वगैरह कुछ खाना है, स्नैक्स, नारियल पानी वगैरह, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मेन ये चलते हैं। तो अभी सर हम लोग आ चुके हैं शिवराजपुर ब्लू फ्लैग बीच पे। देखो आप मेरे पीछे देखोगे, काफी बड़ा बीच है और अभी तक हमने जितने भी बीचेस घूमे हैं ऑल ओवर इंडिया, वैसे अभी तक गुजरात के ज्यादा बीच नहीं घूमे। वैसे क्या होता है कि ब्लू फ्लैग बीच उन्हीं बीचेस को दिया जाता है जो कुछ पैरामीटर को फॉलो करते हैं। जैसे कि जो सी बीच है उसके पास ज्यादा गंदगी नहीं होनी चाहिए, जो सी वाटर है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आसपास किसी भी टाइप का पॉल्यूटेड मटेरियल आपको बीच के आसपास नहीं मिलना चाहिए। जैसा आप देखोगे तो आसपास आपको काफी साफ सफाई देखने में मिलेगी। वो अलग बात है कि लोग यहाँ पे पार्टी वगैरह करते हैं तो चिप्स और कोल्ड ड्रिंक वगैरह के बॉटल रैपर यहीं पे छोड़ देते हैं। अदरवाइज जो ब्लू फ्लैग बीचेस होते हैं वो वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीचेस होने का अवार्ड उन बीचेस को दिया जाता है। और अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर काफी सारी एक्टिविटीज के लिए बोट राइड वगैरह भी है। काफी सारी बोट वगैरह भी आप यहाँ पर राइड के ले सकते हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर ये बोटमैन से इनसे आप बात करेंगे। ये बताओ जो यहाँ पर बोट राइड है इसका खर्चा कितना आता है पर पर्सन, क्या ऑटो राइड की एडवेंचर राइड कोई भी तरह 200 रुपया पर है। 200, तो उसमें कितना तक लेके जाते हैं आप लोग? किलोमीटर ले जाते हैं। और इसमें राइड में क्या क्या चीजें दवाई जाती है? तो बोट के अंदर ही बैठ के सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप यहाँ पे शिवराजपुर बीच पर आ रहे हैं तो ये वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आप अलग अलग ले सकते हैं। हर एक एक्टिविटीज के यहाँ पे अलग अलग चार्जेस है। और टाइमिंग क्या क्या है राइड के? मतलब जैसे सुबह कितने बजे से स्टार्ट होती है? 7:30 बजे स्टार्ट होता है, 8 बजे। शाम को कितने बजे स्टार्ट होगी? सनसेट के बाद तो होती नहीं होगी, तो कितने बजे आप पे जाएंगे? 6 बजे तक होता है। तो अगर आप यहाँ पर बीच पर आ रहे हैं तो सुबह 7 बजे से शाम को 5-6 बजे तक आप यहाँ पर सी वाटर एक्टिविटीज ले सकते हैं।
सीप्स वगैरह ये देखो। छोटे छोटे सीप्स वगैरह भी इसमें आपको कितने क्लियर मिलते हैं। आमतौर पर बीचेस पे ऐसा देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आप हाथ डालोगे वहीं आपको इतने सारे सीप्स वगैरह इसमें मिल जाएंगे। रियली ब्यूटीफुल और काफ़ी मज़ा आ गया यहाँ पर आके। अब ये कि ड्रोन वगैरह होना तो पूरा जो एरिया है इतना शानदार इसका लुक आएगा, मज़ा आएगा काफ़ी। पानी है यहाँ पर बिल्कुल, मतलब नीचे का जो कहते हैं ना ऊपर की तरफ का जो सी बेड होता है वो बिल्कुल साफ यहाँ पर। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ देर स्पेंड करेंगे और इसके बाद चलते हैं यहाँ से भटकेश्वर महादेव टेम्पल की तरफ। एक चीज़ मैं और यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि जब हम ज़मीन पे चल रहे हैं ना तो हमारे पैरों के निशान रेत पे काफ़ी अच्छे से बन रहे हैं। देखो और हमने यहाँ पर बीच से निकलने के साथ ही यहाँ पर एक नारियल पानी लिया है। साथ में आपको काफ़ी सारे स्टॉल वगैरह मिल जाएंगे, नारियल पानी, जूस वगैरह कुछ चाहिए तो। इनके पास 40 वाले भी नारियल हैं, 50 वाले भी नारियल हैं, 60 वाले भी हैं। हमने 50 वाला लिया है क्योंकि इसमें थोड़ा ये कि पानी वगैरह की क्वांटिटी ज़्यादा मिल जाती है। पूरा पानी से भरा हुआ है और हल्का सा पानी मीठा भी है। एक बार नारियल पानी पीते हुए ज़रूर जाना। अभी हम पहुंच गए हैं श्री भटकेश्वर महादेव टेम्पल। मंदिर ठीक मेरे सामने इस तरफ है और रास्ता सामने इस तरफ से। जूते चप्पल उतारने की भी सुविधा है यहाँ पर, तो अपने चप्पल वगैरह यहीं पर उतारेंगे और इधर से चलेंगे दर्शन करने के लिए। श्री भटकेश्वर महादेव जी से दर्शन करके हम आ चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए मंदिर का मैं आपको इतिहास कुछ बताता हूँ। लगभग 5000 साल पहले यहाँ अरब सागर में यह शिवलिंग प्रकट हुआ था, जिसे आज हम भटकेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। अभी तो फिलहाल आप यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं, लेकिन जून और जुलाई के महीने में यहाँ पे पूरी रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जून और जुलाई के महीने में सागर खुद इस मंदिर का अभिषेक करते हैं और जो पानी का स्तर है वो बिल्कुल रोड के लेवल तक हो जाता है, जिस वजह से यहाँ तक आने का रास्ता पूरा बंद हो जाता है। तो अगर आप द्वारका जी घूमने आ रहे हैं तो एक दिन का समय निकालकर, जब आप एक दिन में पूरा द्वारका लोकल साइड से भेंट द्वारका जाते समय आप एक बार 5 मिनट का समय निकालकर यहाँ भटकेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करने जरूर आइएगा। मात्र आपको 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा दर्शन करने में, लेकिन ये याद रखिएगा कि जून और जुलाई के महीने में आप यहाँ दर्शन करने नहीं आ सकते। अभी इस वक्त हम लोग हैं गोमती घाट के पास और आप मेरे पीछे पूरा गोमती नदी का दृश्य देख रहे हैं। साथ में है यहाँ पर हमारे पीछे सुदामा सेतु। सुदामा सेतु से आप गोमती घाट के गोमती नदी के दूसरे छोर पर जा सकते हैं। यहाँ से लोकल से पूछने पता चला कि पिछले 3 साल से सुदामा सेतु बंद है, क्योंकि इस पर किसी तरह की डैमेज हो गई थी, जो हमको देखने से पता चलती है। तो इसी वजह से सुदामा सेतु को यहाँ पर बंद कर दिया गया, ताकि क्योंकि ज़्यादा लोग पब्लिक अगर इस पर जाएगी तो जान का खतरा है, और अगर ब्रिज टूट के गिरेगा तो लोग पानी में गिर सकते हैं, जो जान का खतरे की बात है जिसमें। तो इसीलिए इस बात को देखते हुए पिछले 3 साल से सुदामा सेतु को बंद करके रखा गया है और लोग गोमती नदी के उस पार नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से पूछने पता चला कि अगर आपको सुदामा सेतु से उस तरफ जाना है तो इसके लिए आपको मंदिर से या ट्रस्ट से इसके लिए रिटर्न परमिशन लेनी होगी। उसके बाद ही आप सुदामा सेतु पार करके गोमती नदी के उस वाली छोर पे जा सकते हैं।
शाम के 7:30 और इस वक्त हम लोग द्वारका की मार्केट एरिया में थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे। कुछ शाम का स्नैक्स, नाम है श्री वांगकोल कृपा, और इनके पास फलाहारी समोसा आलू पैटीज़ मिलती है। एक प्लेट हमने इनसे ये आलू पैटी ली है और ये 20 रुपये की है। इसमें भी 20 रुपये के 4 पीस, और आप समोसा पैटी लेते हैं उसमें भी आपको 20 रुपये के 4 पीस मिलते हैं। इंदौर में खोपड़ा पैटीज़ खाते हैं, उसी तरीके से इन्होंने ये प्रिपेयर किया है। इसमें देखो आलू की जो बाहर रोल टाइप होता है ना, आलू के भरते को रोल करके बनाते हैं, और इसके अंदर इन्होंने मूंगफली की स्टफिंग भरी है इसके अंदर। टेस्ट वाकई लाजवाब है। और इनका आउटलेट यहाँ पे इतना फेमस है कि यहाँ पे शाम के समय बहुत भीड़ रहती है। लगभग आपको 10-10 मिनट का वेट करना पड़ेगा अपना ऑर्डर देने के लिए। और यहाँ पे जैसे जैसे शाम बीतती है वैसे वैसे यहाँ पे लोगों की भीड़ बढ़नी चालू हो जाती है। और टेस्ट इतना लाजवाब है इनका कि वो आप यहाँ पे लगी भीड़ से ही आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। एक नंबर स्वाद है। तो अगर आप द्वारका में शाम के समय कुछ स्नैक्स वगैरह खाना चाहते हैं तो आप यहाँ से वांगकोल कृपा फूड आउटलेट आ सकते हैं और यहाँ पे शाम का अपना स्नैक्स वगैरह एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सेकंड आइटम है जो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है, उसको कहते हैं समोसा फलारी पैटी। और देखो छोटे छोटे समोसे के टाइप से बनाए हैं, और जैसे पैटीज होती है तिकोना साइज में बिल्कुल वैसे ही बनाया, छोटे समोसे पैटी स्टाइल में। और साथ में लोग इसमें सब्जी वगैरह भी देते हैं खाने के लिए। इसमें अंदर इन्होंने आलू प्याज की स्टफिंग भरी है और क्रिस्पी है काफी। काफी लाजवाब स्वाद है और एकदम करारे हैं। वाह, आलू प्याज और हरी मटर की स्टफिंग के साथ छोटे छोटे समोसा पैटी काफी टेस्टी है। मैं तो बेसिकली इतना तीखा खाता नहीं, तो अगर तीखा लग रहा है मुझे तो एक बार आप शाम के समय यहाँ गुरु कृपा आइए और अपना ये इवनिंग स्नैक्स आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। समय हो चुका है रात के 8 और अभी श्री वांगकोल कृपा जहाँ हमने अभी कुछ देर पहले थोड़ा सा स्नैक्स ट्राई किया, वहाँ से हम जस्ट अभी लगभग 100 मीटर पैदल चल के आए हैं। और यहाँ ये रेस्टोरेंट है श्रीनाथ डाइनिंग हॉल। हमारे किसी जानकार हैं, उन्होंने ये हमें सजेस्ट किया है कि आप रात का खाना यहाँ पे खा सकते हैं, काफी टेस्टी होता है। तो अभी चलते हैं यहाँ पर और लोकेशन मैं आपको बताता हूँ। होमगार्ड चौक, देवभूमि द्वारका, द्वारकाधीश मंदिर से अगर आपको यहाँ तक आना है तो आप या तो ऑटो या ई रिक्शा लेके आ सकते हैं। अगर आपको पैदल आना है तो आपको लगभग 500 से 700 मीटर पैदल चल के आना पड़ेगा, तब आप इस लोकेशन पर पहुंचेंगे। और काफी टेस्टी फूड रहता है इनका, सुनने में आया। तो चल के आज रात का डिनर एक्सपीरियंस हमारे यही होगा, और जो भी हम यहाँ फूड लेंगे उसमें हमको टेस्ट एक्सपीरियंस कैसा मिलता है आपके साथ शेयर करेंगे। 4-5 तरीके के यहाँ पे अचार और चटनी दी जाती है। ये लाल वाली है लहसुन की चटनी, और ये यहाँ पर गुंडा कहते हैं यहाँ पे, यानी कि जो हमारे यहाँ पे करौंदा होता है, ये उसका अचार है। और ये वाला ये आंवले का अचार, और ये हरे मिर्च का, ये हरे मिर्च वाला अचार। और यहाँ पर ये हमारी थाली लग गई है पूरी। एक और ये बाजरे का रोटला, गेहूं की रोटी, यहाँ पे सूखा ये अचार, सूखा सैलेड सॉरी, जिसमें टमाटर और आपका पत्ता गोभी वगैरह मिक्स है। ये मिक्स सैलेड जिसके अंदर आपका प्याज टमाटर वगैरह मसाले के साथ में हमने थोड़ी थोड़ी सब्जी यहाँ पे ली ताकि ज्यादा वेस्टेज ना हो खाने की। तो सेव टमाटर की सब्जी, ये आलू की सब्जी, और ये सोयाबीन की सब्जी है, साथ में पापड़ वगैरह देते हैं। और स्वीट में 2 तरीके का होता है, ये 2 तरीके से गुड़ होता है, ये साबुत गुड़ होता है और ये आपका घी और गुड़ का मिक्स होता है। और साथ में यहाँ पर ये देते हैं यहाँ पे गुजराती कढ़ी। 4 तरीके की मीठे अचार है, और यहाँ पर ये मिर्च का अचार है, ये वाला मिर्च का अचार है, और बाकी ये 3 तरीके के आम के अचार है। एक ये वाला भी आम का है,
साथ में ये वाला भी आम का है और ये वाला भी आम का है। तो ये 4-5 तरीके के और अलग अलग टेस्ट के, तो हमने सब आइटम अपनी प्लेट में ये लगा लिया है। टेस्ट वगैरह अच्छा है। परसों जैसा मैं गीता लॉज में जूनागढ़ में खाना खाया था, सेम टमाटर की सब्जी जैसा मैं खाई थी, बिल्कुल वैसी टेस्टी है और मिर्चा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जैसे यहाँ पे फैमिली वाले भी घूमने आते हैं तो बच्चे वगैरह भी साथ में खाने होते हैं और जिन लोगों को ज्यादा तीखा खाने की आदत नहीं होती तो वो लोग भी इसलिए खाते हैं। ये घी गुड़ है मिक्स वाला, ये आपको खा के बताते हैं। बाकी काफी टेस्टी है। यहाँ पे हमने ये 4 तरीके की आम चटनी थी, जिसमें ये 3 आम वाली चटनी थी और ये मिर्च वाली चटनी है। वाली सब्जी में है जो टमाटर की खटास होती है ना, वो थोड़ी इसमें ज्यादा है। मिर्च तो वैसे खाने में किसी भी आइटम में भी नहीं है, लेकिन जैसे कि सारा खाना प्योर देसी घी और इसमें टमाटर के ग्रेवी वगैरह का तैयार होता है सब, और यहाँ पे आपको भरपूर आएगा। कड़ी में आप देखोगे तो ऊपर से इसमें लाल मिर्चा वगैरह डाला हुआ है और तड़का मारा हुआ है। लाल मिर्च वगैरह तो कड़ी मुझे हल्की सी स्पाइसी लग रही है। और ये बाजरे का रोटला, ये देखो आप, तो ये बाजरे का रोटला होता है, इसको वैसे घी के साथ खाते हैं। से पहले तोड़ लेते हैं। जैसे राजस्थान साइड में चूरमा खाते हैं ना, साइड में बाजरे का रोटला होता है, उसको अच्छे से तोड़ के और फिर यहाँ पे अच्छे से उसको ऐसे मैश कर दिया जाता है। उसके बाद इसमें डालते हैं ये देसी घी। इसको इस तरीके से घी के साथ में इसको करेंगे मैश और अब इसको वाकई एक नंबर लाजवाब टेस्ट है। ये में इन्होंने क्या किया ना कि हल्का सा, मतलब जैसे कहते हैं ना, चीनी हल्की सी इन्होंने मिलाई हुई है, तो इसी वजह से इसमें मिठास सारी। क्योंकि आप गुजराती खाना कहीं भी आप खाइए, गुजरात में अगर आके आप गुजराती प्योर गुजराती खाना खाओगे ना, तो आपको खाने में हल्की सी मिठास मिलेगी। गुजराती खाने में ना हल्का सा मीठा जरूर रहता है, आपको चाहे दाल सब्जी हो। और मुझे ना सबसे अच्छा इसमें ये लगा जिसमें आम का ये अचार है। चटनी इसको यहाँ पे बोलते हैं, चटनी और मुरब्बा बोलते हैं। तो रात का डिनर अपना एकदम स्वादिष्ट और एकदम लाजवाब। मैं अपना रात में डिनर करता हूँ, उसके बाद मैं आपसे डिटेल दोबारा ज्वाइन करूँगा कुछ देर बाद। समय हो रहा है रात के 10:30 और इस वक्त हम लोग अपने होटल आ चुके हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं बिल्डिंग है होटल वंदना की। इसे हमने बुक किया था yatraधाम.org से और द्वारकाधीश टेम्पल से यहाँ का डिस्टेंस है 900 मीटर वॉकिंग करके है। तो अगर आप भी यहाँ पर होटल में रूम बुकिंग करना चाहते हैं तो आप yatraधाम.org की वेबसाइट से यहाँ पे रूम बुक कर सकते हैं। कल का आपको थोड़ा सा शेड्यूल में बता देता हूँ। कल हमारा द्वारिका जी में सेकंड डे रहेगा घूमने के लिए और उसके बाद फिर हम आगे सोमनाथ के लिए निकल जाएंगे।
तो कल हम भेंट द्वारिका, रुक्मणी देवी टेम्पल और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जैसे प्रमुख स्थानों पर जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे खत्म। अभी के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि। मुलाकात होगी अब आपसे कल दूसरे दिन की वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुड नाइट, थैंक्स फॉर योर टाइम।